हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत गोहिल। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूं और आज के इस वीडियो में हम मेंटल हेल्थ के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। जो बहुत अलग अलग तरह की दिमागी बीमारियां होती हैं, उसमें से मैंने 5 ऐसी दिमागी बीमारियां चूज़ करी हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन हैं। उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, उनके कॉजेज़ के बारे में, उनके सिम्टम्स के बारे में, उनकी ट्रीटमेंट के बारे में और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, कितनी लंबी दवाइयाँ खानी पड़ सकती हैं, कितनी लंबी ट्रीटमेंट चलती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो वो 5 बीमारियां हैं: एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया है। इन 5 बीमारियों के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ मेक श्योर आप चाय कॉफ़ी साथ में रखिए या पॉपकॉर्न साथ में रखिए और इस वीडियो को एंजॉय करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है, उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? तो एंजाइटी में सबसे पहले परसिस्टेंट फियर, परसिस्टेंट वरीज, बार बार चिंताएं करना, बार बार सोचते रहना, ओवर थिंकिंग के इश्यूज, बहुत ज़्यादा डर लगना, ज़्यादातर इनसिक्योरिटीज रहती है फ्यूचर के बारे में। क्या होगा मेरा आगे चल के, मेरे फैमिली का क्या होगा आगे चल के, मेरी लाइफ आगे कैसी होने वाली है, ये थॉट कॉन्स्टेंट माइंड में चलते रहते हैं। रेस्टलेसनेस फील हो सकती है, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है जिसे हम पाल्पिटेशंस कहते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत होती है। जब भी ओवर थिंकिंग करते हैं तो ऐसा लगता है कि दिल की धड़कन तेज़ हो गई, ऐसा लगता है कि सांस नहीं ली जा रही है। चेस्ट पेन्स होते हैं, हाथ पांव कांपने लगते हैं, पसीना छूटने लगता है, सिर दर्द होता है, चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं, नोज़िया हो सकता है, उल्टी जैसा फील हो सकता है। तो ये एक्सट्रीम एंजाइटी या फिर पैनिक के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके साथ साथ ईजी फटीगेबिलिटी, शरीर में थकान रहना, ए मोटिवेशन, कुछ करने का मन नहीं करना, तो ये सब एंजाइटी के सिम्टम्स हैं। अब आते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में कि एंजाइटी के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। तो ज़्यादातर जो दिमागी बीमारियां होती हैं उनके कॉजेज़ ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको देखने को मिलेंगे। एंजाइटी के कॉजेज़ में तो जेनेटिक फैक्टर अगर आपकी फैमिली में रन करती है तो आपको हो सकती है। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स हो गई, जैसे कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट हो गई या फिर बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया, तो उसकी वजह से एंजाइटी हो सकती है। हार्ट डिजीज़, अगर आपको दिल की बीमारी है, अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर सालों से आपको ब्लड प्रेशर की तकलीफ है तो भी एंजाइटी हो सकती है। सब्सटेंस यूज, अगर आप किसी नशे के आदी हैं तो भी आपको एंजाइटी हो सकती है। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के। अब जानते हैं इसकी ट्रीटमेंट। तो यूजुअली हम 2 तरीके की ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं, एक होती है मेडिसिन और दूसरी होती है थेरेपी सेशंस। मेडिसिन जो है उसे हम एंटी एंजाइटी पिल्स कहते हैं, जिसमें बेंजोडाइजेपिन ग्रुप की एक मेडिसिन होती है जो एंजाइटी में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है, और दूसरी होती है एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप ऑफ मेडिसिन जो भी एंजाइटी में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। थेरेपी की अगर बात की जाए तो स्पेसिफिक जो थेरेपी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है वो होती है CBT, यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये जो थेरेपी है आपके थॉट पे काम करती है, मतलब आप कैसे सोचते हो, आपकी थिंकिंग पैटर्न कैसी है, अगर वो इरेशनल है तो उसको रैशनल कैसे किया जाए, अगर आपके एक्शंस आपकी थॉट के मुताबिक गलत जा रहे हैं तो उसको ठीक कैसे किया जाए, अगर आपका बिहेवियर आपके थॉट के अनुसार बिगड़ रहा है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ये सारी चीज़ें CBT में आपको सिखाई जाती हैं। एंजाइटी में साथ साथ रिलैक्सेशन थेरेपी है ना, वो भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे अच्छा खाना, जंक फूड बंद कर देना, योगा करना, मेडिटेशन करना, 7-8 घंटे की अच्छी नींद लेना, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना। तो ये जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं ये भी आपके एंजाइटी में काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट दे सकते हैं। ट्रीटमेंट कितनी लंबी चल सकती है, सो इट डिपेंड्स कि कितनी सीवियरिटी के साथ आपको एंजाइटी के सिम्टम्स आते हैं। ज़्यादातर अगर हम देखें तो 2 महीने से लेकर 2 साल तक इसकी ट्रीटमेंट चल सकती है। कुछ केसेस बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, कुछ केसेस में थोड़ा वक्त लग सकता है जैसे कि 2 इयर्स, राइट। सो ये था एंजाइटी डिसऑर्डर। अब आते हैं सेकंड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जो कि है डिप्रेशन। सो डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या क्या हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। डिप्रेशन में आपको परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस, उदास मन, आपको लगेगा कि कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, मन उदास का उदास ही रह रहा है,
और वो अभी के नहीं, 1-2 दिन से नहीं, वो 14 दिन मिनिमम कंटिन्यूअस होना चाहिए, परसिस्टेंट सैडनेस। ठीक है। एनहेडोनिया, एनहेडोनिया क्या होता है? एनहेडोनिया मतलब डिक्रीज इंटरेस्ट इन प्रीवियसली प्लेजरेबल एक्टिविटीज़। जो आपको पहले अच्छी लगती थी चीज़ें करनी, जो पहले आपकी हॉबीज़ थी, जिसमें आपको बहुत अच्छा लगता था, बाहर घूमना, स्पोर्ट्स वगैरह खेलना, कुकिंग वगैरह करना, उन सब चीज़ों में अब आपको इंटरेस्ट नहीं रहा है। कोई अगर आपको एनकरेज भी करेगा अपनी हॉबीज़ को वापस से परस्यू करने के लिए, लेकिन आप मना कर देंगे कि अभी यार मूड नहीं है, बाद में सोचेंगे, देखेंगे, आप डिले करते जाते हो। ठीक है। एनहेडोनिया कहते हैं उसको। फीलिंग्स ऑफ हेल्पलेसनेस, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, फ्यूचर के बारे में ज़्यादातर होपलेस रहते हैं, खुद को ऐसा महसूस करते हैं कि उनको अभी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। एक्सट्रीम फीलिंग्स ऑफ गिल्ट, खुद को रिस्पॉन्सिबल काउंट करना किसी भी चीज़ के लिए, वो रिलेवेंट भी हो सकता है, इररिलेवेंट भी हो सकता है। स्लीप जो है ऊपर नीचे हो सकती है, कुछ डिप्रेशन के केसेस में नींद कम हो जाती है, कुछ में ज़्यादा हो जाती है। एपेटाइट भी वैसे ही, कुछ डिप्रेशन के केसेस में एपेटाइट कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। एनर्जी कम हो जाती है, लैक ऑफ एनर्जी, कुछ चीज़ करने का मन नहीं रहता, ऐसा लगता है पड़े रहो एक जगह पे, बैठे रहो, किसी से बात मत करो, कुछ नहीं, बस मोबाइल फ़ोन पकड़े रहो और लेटे रहो। ए सोशल बिहेवियर, लोगों से मिलना जुलना थोड़ा कम, बाहर घूमना कम, अकेले रहना ज़्यादा पसंद। ईजी इरिटेबिलिटी और डेथ विशेस, छोटी छोटी बातों पे चिड़ चिड़ जाना, गुस्सा कर देना। और डेथ विशेस, नहीं जीना है, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं तो अच्छा, तो इस तरह के थॉट्स आते रहते हैं। सुसाइडल आइडिएशन, तो ये सब चीज़ें डिप्रेशन के केसेस में देखी जाती हैं। अब जानते हैं डिप्रेशन के कॉजेज़ के बारे में। सो बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, कुछ सोशल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, मेडिकल कॉजेज़ भी हो सकते हैं। बायोलॉजिकल में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो जैसे कि सेरोटोनिन हो गया, डोपामिन हो गया, वो रोल प्ले करते हैं डिप्रेशन का कॉज के अंदर। जेनेटिक बेस अगर स्ट्रॉन्ग है आपका, अगर फैमिली में डिप्रेशन रन करता है तो आपको भी हो सकता है। साइकोलॉजिकल इवेंट्स में कोई भी स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन, कोई भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन, लो सेल्फ एस्टीम, ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं डिप्रेशन में। सोशल फैक्टर में अगर आप अकेले रहते हैं, अगर आपको इतना सपोर्ट नहीं मिलता अपने लोगों से, अगर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस है, बहुत पॉवर्टी में आपने जीवन गुजारा है, तो भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। और मेडिकल कॉजेज़ में अगर आपको लॉन्ग टर्म कोई इलनेस है, जैसे कि कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, जो लंबे टाइम से चल रहा है, तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। अब जानते हैं डिप्रेशन की ट्रीटमेंट के बारे में। डिप्रेशन जो है उसको दो तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, एग्जैक्टली सेम एज एंजाइटी। इसमें भी मेडिसिन और थेरापी अपना अपना रोल प्ले करती है। एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप ऑफ मेडिकेशन, जो अलग अलग मेडिसिन होती है, जिसमें ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, SSRIs मतलब सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन है। ये जो SSRI है वो बहुत ज़्यादा लिखी जाती दवाइयाँ हैं जो साइकेट्रिस्ट रिकमेंड करते हैं। कुछ केसेस में SNRI मतलब सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, SNRIs, ये भी साइकेट्रिस्ट रिकमेंड करते हैं, स्पेशली उन केसेस में जहाँ एंजाइटी और डिप्रेशन पैरेलली साथ साथ में चल रहे हैं, कोमॉर्बिड कंडीशन दोनों साथ में है एक ही पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो ये मेडिसिन हो गई। कुछ केसेस में जहाँ मेजर डिप्रेशन होता है, जहाँ पेशेंट सुसाइड आइडियाज़ या सुसाइड अटेम्प्ट तक पहुँच जाता है, तो हम पेशेंट को एडमिट करना पड़ सकता है, इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ECT मतलब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी, शॉक थेरापी जिसे कहते हैं, वो भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। और अगर थेरापी की बात करें तो CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी, इंटरपर्सनल थेरापी, ये जो ग्रुप थेरापी, तो ऐसी थेरापी सेशंस बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, अच्छा रिजल्ट आपको डिप्रेशन के केसेस में दे सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट इन द केस ऑफ डिप्रेशन, ये 3 महीने से लेके 2 साल तक वेरी करता है। जैसे एंजाइटी में 2 मंथ्स टू 2 ईयर्स था, यहाँ पे थोड़ी लंबी ट्रीटमेंट चलती है, 3 महीना मिनिमम, मैक्सिमम 2 साल। अगर आपको बार बार रिकरेंट डिप्रेशन होता है तो ज़्यादातर साइकेट्रिस्ट रिकमेंड करते हैं कि आप लंबे टाइम तक दवा को कंज्यूम करिए। अब जानते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी OCD के बारे में। OCD के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? OCD के सिम्टम्स को 2 चीज़ों में डिवाइड किया जाता है, एक होता है ऑब्सेशन और दूसरा होता है कंपल्शंस। ऑब्सेशंस मतलब जो रिकरेंट थॉट आपके माइंड में आते रहते हैं, जो बार बार इंट्रूसिव थॉट्स आपके माइंड में आते रहते हैं, जो चाहकर भी आप रोक नहीं पाते, उनको कहते हैं ऑब्सेशंस। आपको पता है कि वो थॉट बिल्कुल गलत है, आपको पता है कि वो उन थॉट की कोई रैशनैलिटी नहीं है, बिल्कुल इरेशनल थॉट है,
फिर भी वो आते रहते हैं, तो वो ऑब्सेशंस कहलाए जाते हैं। उसके रिस्पॉन्स में जो एंजाइटी होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो आप बिहेवियर डेवलप करते हैं उसको कहते हैं कंपल्शंस। ठीक है। ऑब्सेशंस कितने तरीके के होते हैं? सो फियर ऑफ कंटामिनेशन, जिसे कहते हैं बार बार ऐसा थॉट आना कि कुछ गंदा है, हाथ गंदा हो गया, चीज़ें गंदी हैं, तो ऐसे थॉट्स। कुछ लोगों को डाउट वाले थॉट आते हैं कि गैस स्टोव खुला तो नहीं छोड़ दिया, बाइक को या गाड़ी को ठीक से लॉक किया कि नहीं किया, दरवाज़ा खुला तो नहीं छोड़ दिया, फ्रिज का डोर बंद है कि खुला है, वो बार बार डाउट के थॉट आते हैं, वो भी ऑब्सेशंस हो गया। रिलीजियस थॉट्स, भगवान के बारे में बार बार थॉट्स आते रहते हैं, जब भी भगवान को देखो तो पूजा करने का मन करता है, प्रार्थना करने का मन करता है, अगर नहीं किया तो तकलीफ़ हो सकती है। हार्मफुल थॉट्स, कभी कभी पेशेंट को ऐसे भी थॉट आते हैं कि मैं खुद को कुछ हार्म कर लूँ, या इसको तो मैं कुछ हार्म नहीं कर लूँगा या कर लूँगी, दूसरों को हार्म करने वाले ऑब्सेसिव थॉट्स। कंपल्शंस किस तरीके के होते हैं? जैसे एक्सेसिव क्लीनिंग, अगर आपको कंटामिनेशन वाले थॉट आते हैं तो हो सकता है उसके कंपल्शन में आप बार बार चीज़ों को क्लीन करते जाएं। मतलब जैसे कि थॉट आया कि हाथ गंदे हैं, तो कंपल्शन ऑफ क्लीनिंग, वो हैंड वॉश करते रहेगा पेशेंट, हाथ धोता रहेगा, कभी कभी तो एक दिन में 2-2 साबुन यूज़ कर देते हैं। ऐसे लोग नहाने में भी घंटों लगा देते हैं, 1 घंटा लगा दिया, 2 घंटा लगा दिया, 3 घंटा लगा दिया, बाथरूम में ही पड़े रहते हैं। ठीक है। उनके हाथ देखोगे तो पूरा ऐसे लगेगा कि जैसे मतलब क्या ही हो गया है, इतना ज़्यादा पानी और इतना ज़्यादा गल जाते हैं हाथ उनके। चेकिंग बिहेवियर, कंपल्शन ऑफ चेकिंग, जैसे वो डाउट वाले थॉट है कि कुछ खुला तो नहीं है, तो बार बार जाके चेक करना, दरवाज़ा चेक करना, फ्रिज का डोर चेक करना, गाड़ी का लॉक चेक करना, बार बार चेक करते रहते हैं। काउंटिंग बिहेवियर, कंपल्शन ऑफ काउंटिंग, कुछ लोगों को हैबिट होती है कुछ भी करने से पहले 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 ऐसे माइंड के अंदर वो चीज़ों को काउंट करते रहते हैं, और जो काउंट करते हैं उस हिसाब से ही होना चाहिए। एक नंबर भी आगे पीछे हो गया तो उनको दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है। रिचुअल्स, प्रेयर, जैसे कि मैंने कहा कुछ भी काम करने से पहले प्रेयर करना, अगर प्रेयर नहीं करी तो उनको लगेगा कि काम ठीक से नहीं होगा, तो ये चीज़ें रिपीटेडली करते जाते हैं, एक रिचुअल्स डेवलप करते हैं। ठीक है। तो ये हो गए ऑब्सेशंस और कंपल्शंस। अब जानते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। ओसीडी के एग्जैक्ट कॉजेज़ के बारे में अभी तक साइंटिस्ट को ज़्यादा पता नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पे भी जेनेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स और स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अब देखते हैं उसकी ट्रीटमेंट के बारे में। तो यहाँ मेडिसिन्स प्लस थेरेपी, ओसीडी में भी उस तरीके की ट्रीटमेंट दी जाती है। ज़्यादातर जो एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स है वो ओसीडी केस में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, स्पेशली फ्लोक्सेटिन जो एसएसआरआई ग्रुप की मेडिसिन है, या फ्लोक्सेमाइन जो एसएसआरआई ग्रुप की मेडिसिन है। दूसरी क्लोमिप्रामिन जो टीसीए ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप की मेडिसिन है, वो अच्छा रिजल्ट देती है ओसीडी के केस में। साथ साथ थेरेपी में एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी, ईआरपी जिसे कहते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कि जहाँ पेशेंट को अपने ऑब्सेसिव थॉट से एक्सपोजर करवाते हैं और कंपल्शंस को प्रिवेंट करते हैं, ताकि वो हैबिचुअल हो जाए, कंपल्शंस को रोकने में वो कामयाब रहें। ठीक है। दूसरा होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल रखना, वो भी ओसीडी में काफ़ी हेल्प करता है। ओसीडी को वन ऑफ द टफेस्ट डिसऑर्डर कहा जा सकता है ट्रीट करने के लिए, वो काफ़ी समय ले लेता है, और लेकिन ये नहीं कि हाँ वो ठीक नहीं किया जा सकता, डेफिनेटली उसको ठीक किया जा सकता है अगर आप अच्छे से ट्रीटमेंट लें, अगर आप प्रॉपर मेडिसिन लें, अपने साइकेट्रिस्ट से रेगुलर कंसल्ट करें, तो इसका ड्यूरेशन 6 महीने से लेके 2 साल तक का हो सकता है। अब आते हैं नंबर 4 जो है बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है। बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स के बारे में देखें तो यूजुअली 2 फेज़ में उसके सिम्टम्स आते हैं। एक फेज़ होता है डिप्रेशन, दूसरा फेज़ होता है मेनिया या फिर हाइपोमेनिया। डिप्रेशन के सिम्टम्स मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो वही फेज़ बाइपोलर डिसऑर्डर में भी आता है, वही सिम्टम्स डिप्रेसिव फेज़ में आ सकते हैं। जो दूसरा फेज़ होता है जिसको मेनिक या हाइपोमेनिक स्टेट कहते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक इंसान फील करता है, बहुत ज़्यादा जैसे शरीर में बहुत शक्ति आ गई है। डिक्रीज नीड फॉर स्लीप, नींद ना हो तो भी चलता है, 2-3 घंटा सोएगा फिर भी ठीक है। अगर वो रात को 3 बजे सोएगा, सुबह 5 बजे उठ जाएगा, लेकिन 5 बजे उठ के बोलेगा मैं तो बहुत फ्रेश हूँ, मुझे 2 घंटे की नींद मिल गई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 घंटे की नींद मेरे लिए इनफ है। और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेगा, ओवर रिलीजियस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करेगा, ओवर फैमिलियर हो जाएगा,
अननोन लोगों से भी वो बात करेगा, हाई सेल्फ एस्टीम, खुद के बारे में बड़ी बड़ी बातें करेगा, बड़े बड़े प्लान्स बनाएगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है। एकदम एलिवेटेड मूड, बहुत ज़्यादा यूफोरिया में रहेगा, खुश रहेगा, या फिर बहुत ज़्यादा गुस्से में रहेगा। गुस्सा भी, एक्सट्रीम एंगर भी वन ऑफ द सिम्टम होता है बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर। इम्पल्सिव हो जाता है इंसान, कुछ करने से पहले सोचता नहीं है। अब आते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। तो यहाँ पे भी जो जेनेटिक कॉज है वो तो रोल प्ले करते हैं। दूसरा है ब्रेन स्ट्रक्चर। अगर ब्रेन में कुछ अबनॉर्मलिटी है, अगर कुछ स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी है, तो उसकी वजह से भी बाइपोलर हो सकता है। सब्सटेंस यूज़, अगर कोई ड्रग कंज्यूम करता है, जैसे कैनबिस, वीड वगैरह हो गया, दूसरे पोटेंट जो ड्रग्स होते हैं, कोकेन, हेरोइन वगैरह, तो उससे भी बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। बाइपोलर डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो उसमें जो मेन जो मॉलिक्यूल्स हैं, मेन जो मेडिसिन है, वो होती हैं मूड स्टेबिलाइजर्स। मूड स्टेबिलाइजर्स जैसे लिथियम, वालप्रोइट, लेमोट्रिजिन जैसे ड्रग बहुत अच्छा रिजल्ट हमें बाइपोलर के केसेस में देते हैं। दूसरा होता है एंटीसाइकोटिक ग्रुप ऑफ मेडिसिन, जो यूजुअली मूड स्टेबिलाइजर्स के साथ में दी जाती है, स्पेशली उन केस में कि जहां मूड सिम्टम्स के साथ साथ कुछ साइकोसिस के सिम्टम्स भी बाइपोलर में अगर देखे जाते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ मूड स्टेबिलाइजर्स प्लस एंटीसाइकोटिक मेडिसिन हम रिकमेंड करते हैं पेशेंट को। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं बाइपोलर में, स्पेशली मेनिक फेज के अंदर, जहां उनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ हम रिकमेंड करते हैं पेशेंट को एडमिट करने के लिए। एडमिट करके उनको बेंजोडाइजेपिन्स इंजेक्शंस या टैबलेट, मूड स्टेबिलाइजर्स और कभी कभी ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसे शॉक थेरेपी कहते हैं, वो भी दी जा सकती है। ड्यूरेशन अगर बात करें तो बाइपोलर का ड्यूरेशन 6 मंथ से लेके 2 इयर्स का हो सकता है ट्रीटमेंट का। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो ट्रीटमेंट क्लोज होने के बाद वापस से रिलैप्स हो जाते हैं, मतलब सिम्टम्स वापस से आ जाता है, तो उन केस में 2 साल से ज़्यादा हम ड्यूरेशन वाली ट्रीटमेंट उनको रिकमेंड करते हैं। जो फिफ्थ एंड लास्ट डिसऑर्डर है वो है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया जितना डिफ़िकल्ट नाम है उतनी ही डिफ़िकल्ट इलनेस भी है। इसको वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये बहुत लंबे साल तक चलती है और इसको ठीक करने में भी वक्त लग जाता है और उसकी ट्रीटमेंट भी थोड़ा लंबे टाइम तक चलती है। इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें तो डिल्यूजन्स और हेल्यूसिनेशंस इसके 2 मेन सिम्टम्स कहे जा सकते हैं। डिल्यूजन्स मतलब भ्रम, भ्रम किसी भी तरह का हो सकता है, जो सच नहीं है पेशेंट को वो लगता है कि वो सच है, तो वो हो जाता है डिल्यूजन्स। हेल्यूसिनेशंस मतलब ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस करना जो एक्चुअल में प्रेजेंट ही नहीं है, जैसे कोई है नहीं फिर भी कानों में आवाज़ें सुनाई देना, कोई है नहीं फिर भी चीज़ों को दिखाई देना, फील करना जैसे कोई आपके आसपास है, जैसे कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, शक करना, वहम करना, डर जाना, तो ये सारे स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण हैं। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच मतलब बोलने में कुछ भी बोल देना जिसका कोई सेंस नहीं बनता, जिसका कोई मीनिंग नहीं बनता, बिल्कुल इरेशनल और इररिलेवेंट स्पीच। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, कहाँ कब कैसे क्या बोलना है सब खराब हो जाता है। कभी कभी बहुत इम्पल्सिव बिहेवियर आ जाता है, हर किसी के साथ पेशेंट जो है झगड़ा करने लगता है। कॉग्निटिव डिस्टर्बेंसेस, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, नहीं समझ में आता। नेगेटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स स्किज़ोफ्रेनिया के क्या रहते हैं कि इंसान बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है, जॉब नहीं जा पाता, मोटिवेशन नहीं रहता, बिल्कुल म्यूट सा बैठा रहता है, बातचीत किसी से नहीं करता, अकेले कोने में बैठा रहेगा, खुद के साथ वो बातें करता रहेगा, ऐसे होठ ऐसे हिलाता रहेगा जैसे किसी से अंदर बात कर रहा है, खुद के आप में ही वो स्माइल करता रहेगा, मन ही मन में मुस्कुराता रहेगा। तो ये भी कुछ सिम्टम्स हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया के हो सकते हैं। इसके भी अगर कॉजेज़ में हम देखें तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं जैसे डोपामिन है, सेरोटोनिन है, ग्लूटामेट है, ये डिस्टर्बेंस जब इसका होता है तो स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। जेनेटिक कॉज अगर फैमिली में रन करता है तो भी हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। अगर इसकी ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करें सो बिना दवाइयों के ये बीमारी ठीक नहीं होती। एंटीसाइकोटिक ग्रुप ऑफ मेडिकेशन मेन ट्रीटमेंट है इसकी। ये दवाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनकी ज़रूरत पड़ती है अगर आपको स्किज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करना है तो। ड्यूरेशन हो सकता है 3 महीने से लेके 3 साल तक का इसका ड्यूरेशन रहता है।
यूजुअली 3 महीने में रिजल्ट तो मिल जाता है कि भाई जो भी डिल्यूजन था, हेल्यूसिनेशंस थे, जो इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर था, उसमें कंट्रोल तो देखने को मिल जाता है। लेकिन हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि जहाँ दवाई जैसे ही बंद कर दी वापस से सारे सिम्टम्स आ गए। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि ये दवाइयाँ हैबिचुअल होती हैं, ये दवाइयाँ एडिक्टिव होती हैं, इन दवाइयों के बगैर नहीं चलता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स नॉट अबाउट हैबिट और एडिक्शन, इट्स अबाउट कि मेडिसिन से ये बीमारी ठीक रहती है, बिना मेडिसिन के तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए स्किज़ोफ्रेनिया को कहा जाता है कि ये जो बीमारी है वो कंट्रोलेबल है, क्योरेबल नहीं। बहुत कम केसेस ऐसे देखे हैं जो विदाउट मेडिसिन एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, हाँ, लेकिन दवाइयों के साथ कंट्रोल में रह सकती है। ऐसे पेशेंट को देख के आपको पता ही नहीं चलेगा कि इससे कोई मानसिक बीमारी है। वो जॉब पे जा सकता है, वो फैमिली रन कर सकता है विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। कुछ बहुत एग्रेसिव केसेस होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया वाले कि जहाँ हमें पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है, इंजेक्शन्स वगैरह देने पड़ते हैं, ईसीटी शॉक ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, जिसके बाद पेशेंट कंट्रोल में आ जाता है और उसके बाद हम मेडिसिन के ज़रिए ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ये थी 5 सबसे कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जिनके बारे में मैंने आपको ब्रीफ में बताने की कोशिश करी। आई होप आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा इस वीडियो के ज़रिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए मेंटल हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ।